चलो ठीक है भाई, सबको राम राम एक बार फिर। और हम जीएनएम पढ़ रहे हैं। जीएनएम में है पेज नंबर 156 पे। चैप्टर चल रहा है लंग ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। और इस चैप्टर में एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द ब्रोंकियल मसल। और इस एसबीएस के अंतर्गत हेडिंग है सेकंड, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि सीओपीडी। और डेट हो गई है आज 12, अमित भाई, 12 फरवरी जी 25। 2025। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में कह रहे हैं कि सीओपीडी इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर वेरियस क्रॉनिक डिजीजेज ऑफ द लंग। सीओपीडी जो है कलेक्टिव टर्म है वेरियस क्रॉनिक डिजीज को लेकर के लंग्स की। दिस मेनली इंक्लूड्स एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। मेनली इसके अंतर्गत एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस को रखा हुआ है। द डायग्नोसिस इज इन आवर व्यू रिलेटिवली मीनिंगलेस। जीएनएम वाले कह रहे हैं कि इसकी डायग्नोसिस हमारे नजरिए से मीनिंगलेस है, एक्सेप्ट फॉर द टर्म क्रॉनिक। सिवाय क्रॉनिक टर्म को ले के अलावा हमारे लिए इसकी डायग्नोसिस मीनिंगलेस है। और टर्म क्रॉनिक जो है इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग एसबीएस ऑफ द एल्वियोलाई है जी, रिकरिंग जी एसबीएस ऑफ द एल्वियोलाई की वजह से ये क्रॉनिक हो जा रही है। पेज नंबर 150 पे दिखाया। एंड और रिकरेंट एसबीएस ब्रोंकाई को रिप्रेजेंट करता है क्रॉनिक के कहने से। जी थेरेपी इसके बारे में बताइए कि जो एसबीएस ऑफ द एल्वियोलाई है या एसबीएस ऑफ द ब्रोंकाई है उसमें उसी के हिसाब से थेरेपी भी बताई गई है। और थेरेपी यदि यदि या हो सके है भैया अमित। थेरेपी सीओपीडी की है या वूपिंग कफ हाँ, ये की है? सीओपीडी की है। सीओपीडी छोटा सा टॉपिक दिया अमित भाई, क्योंकि सीओपीडी अपने आप में अलग से कुछ नहीं है। ये सीओपीडी एक कलेक्टिव टर्म बता दी है एम्फाइसीमा की और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। तो बेसिकली जो सीओपीडी डायग्नोसिस ये बनाते हैं हमारे लिए, वो कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे दो एसबीएस इसमें शामिल होते हैं, एसबीएस ऑफ द एल्वियोलाई और एसबीएस ऑफ द ब्रोंकाई। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको अपने अपने तरीके से अपनी अपनी इनकी थेरेपी भी है। तो सीओपीडी कहना हमारे लिए कोई अलग से डायग्नोसिस नहीं है। ये हमारे एसबीएस ऑफ द एल्वियोलाई और एसबीएस ऑफ द ब्रोंकाई को ही रिप्रेजेंट करती है सीओपीडी, जो वो कॉम्बाइंड हो जाते हैं। और उसी तरह से फिर थेरेपी जो उसमें बताई है उनकी अपनी अपनी वो देनी है। और यदि एप्लीकेबल हो तो कैनबिस ऑयल यहाँ और रिकमेंड करा। तो बेसिकली हेडिंग इन्होंने जरूर दे दिया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से, अदरवाइज अपने आप में इसकी डायग्नोसिस एक एसबीएस के रूप में नहीं है। ये उन दो एसबीएस से मिलकर बनी है। ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए अब नेक्स्ट है हेडिंग होपिंग कफ या परट्यूसिस। होपिंग कफ और ब्रैकेट में कह रहे हैं परट्यूसिस। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन होपिंग कफ इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बोर्डेटेला परट्यूसिस। इसकी आजकल वो लगा रहे हैं, शुरुआत से वैक्सीन करा देते हैं आजकल बच्चों को। एंड इज वन ऑफ द सो कॉल्ड चिल्ड्रंस डिजीजेस। कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार होपिंग कफ जो है वो होती है बैक्टीरियम बोर्डेटेला परट्यूसिस से, और ये बच्चों की बीमारी कही जाती है। होपिंग कफ कम्स फ्रॉम आइदर द लैरिंग्स और द ब्रोंकियल मसल्स। होपिंग कफ या तो लैरिंग्स से आती है या फिर ब्रोंकियल मसल से आती है। कॉज क्या है होपिंग कफ के? कॉज लैरिंग्स को लेके चलेंगे। पहले तो कह रहे हैं कॉज अगर लैरिंग्स है तो हीलिंग क्राइसिस ऑफ द लैरिंजियल मस्कुलेचर और इरिटेशन, ब्रैकेट में इज इक्वल टू टिकल
अर्ज टू कफ ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं इरिटेशन ऑफ द लेरिंजियल म्यूकोसा इन द हीलिंग फेज इज इक्वल टू फ्राइट फियर कॉन्फ्लिक्ट। तो हुपिंग कफ का यदि लैरिंग्स कॉज है अमित भाई, तो इसमें लेरिंजियल म्यूकोसा का इरिटेशन होगा, जो अर्ज टू कफ की तरफ बढ़ेगा, टिकलिंग होगी, गुदगुदी सी होती है, और लेरिंजियल म्यूकोसा की हीलिंग फेस का होगा, और वो उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके पीछे, फ्राइट फियर कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है, अगर हुपिंग कफ का कॉज ब्रोंकाई है, तो ब्रोंकाई के लिए भी हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं। देखो दोनों में हीलिंग क्राइसिस में ही पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि कफ जब भी होगी वो हीलिंग क्राइसिस का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो कॉज अगर ब्रोंकाई है तो ब्रोंकाई की हीलिंग क्राइसिस है ये, हीलिंग क्राइसिस ऑफ द ब्रोंकियल मस्कुलेचर और इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स इन द हीलिंग फेज। तो यहाँ पर ये हुपिंग कफ होगी हीलिंग फेज की वजह से ब्रोंकियल म्यूकोसा मेम्ब्रेन्स की, और ब्रोंकियल मस्कुलेचर की वजह से वहां में मस्कुलेचर में या इरिटेशन की वजह से ब्रोंकियल म्यूकोसा मेम्ब्रेन की होगी। और इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट होगा अमितपाल भाई, टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट। ऊपर था फ्राइट फियर कॉन्फ्लिक्ट लैरिंग से रिलेटेड, और ब्रोंकाई से होगा टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट। ये बंदा अपनी टेरिटरी को लेकर के ज्यादा कंसर्न रहता है इसका। In both cases, the cuffing has a biological meaning of expectorating the inflammation sputum। दोनों कॉजेज में खांसने का मतलब यह है बायोलॉजिकल मीनिंग कि भाई जो एक्सपेक्टोरेशन है, जो स्पुटम है उसको एक्सपेक्टोरेट करना है इन द इन्फ्लामेशन स्पुटम को। हुपिंग कफ अटैक्स आर स्पेशली सीरियस इन कॉम्बिनेशन विद सिंड्रोम। हुपिंग कफ अगर सीरियस होगी तो तब होगी जब इसके साथ सिंड्रोम आके जुड़ जाता है दोस्त, स्वेलिंग के रूप में। आजकल ये हुपिंग कफ ही चल रही है। आजकल जो लोगों को ड्राई कफ हो रही है ना बहुत ज्यादा, सीजनल जो हो रखी है, ये उसी का ट्रैक हो रहा, ट्रिगर हो रहा लोगों का। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग फेज। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाए हीलिंग के साथ साथ। थेरेपी में पॉइंट 1 कह रहे हैं, बाय अटैक हीलिंग क्राइसिस स्टैंड अप गो वेयर इट इज कूल, ड्रिंक कोल्ड बेवरेजेस, टी कॉफी, पॉसिबली कन्वेंशनल मेडिसिन में कॉर्टिसोन, एंटीस्पाज्मोडिक, ब्रोंकोडायलेटर्स। बाय रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो बाय रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सनबाथ, सोलेरियम, सोना, इंफ्रारेड कैबिन, डैम्प चेस्ट कंप्रेसेस, ये बताई गई है। ये था भैया हुपिंग कफ का। ठीक है जी, बिल्कुल जी। ओके। नेक्स्ट है एसबीएस ऑफ द गॉबलेट सेल्स। एसबीएस ऑफ द गॉबलेट सेल्स में पहला हेडिंग है भाई गॉबलेट सेल ट्यूमर, ब्रैकेट में कह रहे हैं एडिनो कार्सिनोमा, या फिर एक्सिस पेलम या म्यूकस इन द ब्रोंकाई। इसको ब्रैकेट में कह रहे हैं क्रॉनिक कैटरस ब्रोंकाइटिस। और यह फिगर दी हुई है एसबीएस ऑफ द गॉबलेट सेल्स के पास ब्रेन स्टेम की। तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगी, और इसमें जो लेयर होगी वो एंडोडर्मल लेयर होगी जिससे टिश्यू बना होगा ये गॉबलेट सेल। फ्रॉम एन etymological standpoint, goblet cells are descendants of the intestinal mucosa glands। अगर etymological standpoint से देखें तो गॉबलेट सेल जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ग्लैंड के ही डिसेंडेंट्स हैं, उसी के परिवार की हैं।
They हम्म ensure for lubricating and moistening of the air passages. हम्म ये इंश्योर करती हैं एयर पासेज को लुब्रिकेशन उसका, और नमी बनाए रखने में मददगार होती हैं, ये उसको पुख्ता करती हैं। हम्म कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा यहाँ, चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल हम्म टू लुब्रिकेट द एयर। हम्म चंक कॉन्फ्लिक्ट है, और नॉट बीइंग एबल यानी कि वो सक्षम हम्म नहीं है लुब्रिकेट करने में एयर को। हम्म सिंपली स्टेटेड, आमतौर पर ये कह सकते हैं कि फियर ऑफ सफोकेशन, आई कैन नॉट ब्रीथ, आई स्ट्रगल फॉर एयर। फियर हम्म ऑफ सफोकेशन कह सकते हैं सिंपली, और इसके पीछे उसका फील होगा, परसेप्शन होगा कि आई कैन नॉट ब्रीथ या आई स्ट्रगल फॉर एयर। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं यहां पर। एग्जाम्पल में कह रहे हैं, एन इन्फेंट नियरली सफोकेट्स फ्रॉम ए पिलो इन फ्रंट ऑफ हिज नोज एंड माउथ, fear of suffocation, with cell growth in the goblet cells in the active phase and cell degradation in the healing phase। एक इन्फेंट है, वो नियरली सफोकेट हो जाता है एक तकिए की वजह से, तकिया आ जाता है उसकी नाक और मुंह के सामने। अब चूंकि इन्फेंट है तो उससे बच तो सकता नहीं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फियर ऑफ सफोकेशन। और इसमें सेल ग्रोथ होगी गॉबलेट सेल्स की एक्टिव फेस में, और सेल का डिग्रेडेशन होगा हीलिंग फेस में। अमित भाई, जो रूब्रिक हम्म है, जो मलिक सर ने लिया था उस बच्चे के लिए, जो हम्म बच्चा कहीं मिट्टी में दबा हुआ मिला था, हाँ 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 है ना, कौन सा रूब्रिक लिया एस्फेक्सिया था? एस्फिक्सिया, या डेथ एपिरेंट एस्फिक्सिया डेथ एपरेंट, उस टाइप का यहाँ डेथ ये भाव होगा। हम्म डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर श्रेय, है भाई। तो जी यहाँ पे बिल्कुल एस्फिक्सिया एपरेंट डेथ जैसा रूब्रिक हम्म आएगा यहाँ, जहाँ पे ये कंडीशन है। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, द अम्बलाइकल कॉर्ड ऑफ एन इन्फेंट इज कट टू सून, गोज टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बेबी। एम्बलाइकल कॉर्ड किसी डिलीवरी के दौरान किसी इन्फेंट की जल्दी ही काट दी, जिसकी वजह से वहां पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हुई बेबी को, तो वहां भी सफोकेशन हम्म, में जाएगा बच्चा, है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। यहाँ क्या लेंगे? जल्दी। देख, हम्म यहाँ क्या यहाँ लेंगे ले बताओ? सकते हैं एनीमिया ऑफ ब्रेन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम्म ये एनीमिया हम्म ब्रेन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल भाव आ रहा है दोस्त, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम रहेगा बॉडी में, और वहाँ एनीमिया ब्रेन। हालांकि बिल्कुल हाँ। बॉस, हाँ बेटा, ये एनीमिया ब्रेन वाले रूब्रिक को जरा सा एक बार एक्सप्लेन करिएगा। एनीमिया ब्रेन बेसिकली बड़ा अच्छा सा निकल के आया था अभी बम्बई कैंप में भी। जनरली हम लेते थे कि जब बच्चा डिलीवरी होती है, तो वहाँ एक टर्म देते हैं कि हाई हाइपोक्सिक शॉक, क्या है वो, क्या टर्म है वो सिमरन? हाइपोक्सिक इश्केमिक शॉक हाँ, हाइपोक्सिक या इस्चेमिक शॉक इंसल्ट। तक लेते थे हम, कि भाई डिलीवरी हो रही है या इस बच्चे को जल्दी, ये रोया नहीं, और इसके लंग्स ना वो इन्फ्लेट नहीं हुए, और ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं हुई एक ब्रेन में, तो इसलिए ये इंसल्ट माना जाता था ज्यादातर तो। ठीक है, और ऑक्सीजन का वहां नहीं पहुंचना जनरली लेते थे। लेकिन अभी एक अंडरस्टैंडिंग हुई, जो जो फ्रेश हुई, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन वहां क्या था कि अगर अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुई ब्रेन को प्रॉपर, तो वहां दो कंटेंट की कमी जनरली मानी जाएगी, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की, है जी। तो न्यूट्रिशन की कमी में के भी केस अगर कहीं होंगे। एक बच्चा था, उसको हाइपोग्लाइसीमिया था, बच्चे जब वो इन्फेंट कोई, तो वहां भी हाइपोग्लाइसीमिया का उसका भी कोज ये लिया था कि इसको भी एक तरह से ब्रेन मतलब सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, मदर हाइपरटेंसिव होने की वजह से। तो इन शॉर्ट बात ये है जो आपका क्वेश्चन है,
एनीमिया ऑफ ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई किसी भी तरह से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, हाँ हाँ, चाहे वो प्रॉपर सांस ना ले पाए तब भी, या कोई दूसरे कारण, तो उसमें हम एनीमिया ऑफ ब्रेन ले लेते हैं। तो एनीमिया ऑफ ब्रेन में ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी और हीमोग्लोबिन में। हाँ बेटा, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी दोनों के कारण अगर जो मतलब प्रॉब्लम हो रही है ब्लड सप्लाई नहीं हाँ, दोनों अगर कारण हैं ब्रेन के लिए, इन्फेंट के लिए, तो वहां पे एनीमिया ऑफ ब्रेन रूब्रिक ले लेते हैं। और जनरली या बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का ही कट ऑफ माना जाता है, जैसे हाइपोक्सिक इस्टेमिक इंसल्ट, जो अभी टर्म बोली डॉक्टर सिमरन। ठीक है बेटा, जी बॉस, थैंक यू बॉस। इसलिए हम पूछते हैं कि भाई बच्चा डिलीवरी के बाद रोया था, नहीं रोया था। रोया। अच्छा, मकसद ब्लड के सप्लाई का ही है, रेस्पिरेटरी सेंटर और अपना सर्कुलेटरी सेंटर प्रॉपर। बहुत सारी चीजें देखी जाए तो बच्चे इन्फेंट में, फीटस में तो सब कुछ ब्लड से ही है ना, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे ऑक्सीजन है, कुछ भी। तो अभी कुछ भी डिफॉल्ट आया तो वो हम एनीमिया ऑफ ब्रेन को, हाँ, इतना इतना इसको बड़े बिल्कुल पैमाने पर हम ब्रॉडली। हाँ, ब्रॉडली इसको देख सकते हैं। भाई आप बिल्कुल सही कह रही हो डॉक्टर सिमरन। नेक्स्ट है, वाइल हैविंग एन अस्थमा अटैक ए पर्सन थिंक्स ही इज सफोकेटिंग। अगर अस्थमा अटैक आ गया किसी बंदे को तो वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में जा सकता है, सफोकेटिंग वाले में। A person is next है, a person is exposed to an extreme amount of dust, smoke और gas, ब्रैकेट में कह रहे हैं फायर डस्टी वर्क प्लेस में, माइनिंग जैसे माइनिंग में, स्टोन कटिंग एटसेट्रा में, वो भी जा सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, जहां डस्ट, स्मोक एंड गैस के बीच में जो बंदा है। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, गोबलेट सेल्स, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगा, एंडोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान इंक्रीज्ड फंक्शन, सेल प्रोलिफरेशन ऑफ द गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल ट्यूमर तक बन जाएगा, इज इक्वल टू इन कन्वेंशनल मेडिसिन क्रॉनिक कैटरस ब्रोंकाइटिस। बोलेंगे इसको इंट्रा ब्रोंकियल गोबलेट सेल्स एडिनोकार्सिनोमा की डायग्नोसिस हो सकती है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन। गोबलेट सेल्स हाइपरप्लासिया के रूप में भी डायग्नोस हो सकती है, इज इक्वल टू एक्सिस फैलम ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। अब चूंकि गॉबलेट सेल हाइपरप्लासिया हो गया तो वहां फिर सिक्रीशन भी ज्यादा होना ही होना है फैलम का, इनकी प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस की वजह से। तो ये एक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान होगा। बायोलॉजिकल मीनिंग होगा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान इस काम को करने का, बेटर ब्रीदिंग एंड और डस्ट एक्सपल्सन ड्यू टू मोर ब्रोंकियल म्यूकोसा। बेटर ब्रीदिंग हो जाए या डस्ट को एक्सपेल आउट कर दिया जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बनाओ, ब्रोंकियल म्यूकोसा, धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए। हीलिंग फेस में कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन होगा इफ फंगाई और फंगल बैक्टीरिया, यानी ब्रैकेट में कह रहे हैं माइकोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट, तो बात बढ़ेगी ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग की तरफ, डिग्रेडेशन और स्मॉल ग्लोबुलेट सेल होगा। और ये है ट्यूमरलेट्स, जो स्मॉल गोबलेट सेल्स के छोटे 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 ट्यूमर उससे बनेंगे, उनका डिग्रेडेशन होगा। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ येलो प्रूलेंट म्यूकस जाएगा, फीवर होगा, नाइट स्वेट होगा, हेलिटोसिस भी होगी हीलिंग फेस में। यहाँ रिमार्क कह रहे हैं डॉक्टर अमित पाल भाई, यहाँ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेमर द एसबीएस इज रेयर
It is difficult to draw the line between this disease and bronchitis, ब्रैकेट में टेरिटोरियल फेयर कॉन्फ्लिक्ट, which is also accompanied by excess mucus. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर ये एसबीएस रेयर हो मिलता है जनरली, गोबलेट सेल का कह रहे हैं। ये डिफिकल्ट हो जाता है कि लाइन खींचना दोनों डिजीज के बारे बीच में, इस डिजीज के और ब्रोंकाइटिस के बीच में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि ब्रोंकाइटिस टेरिटोरियल फेयर कॉन्फ्लिक्ट से आती है, विच इज आल्सो अकम्पनीड बाय एक्सेस म्यूकस, और ब्रोंकाइटिस में भी एक्सेस म्यूकस होता है। डिसिसिव साइन क्या होगा? डिसिसिव साइन में कह रहे हैं कि प्रूफ ऑफ फंगल बैक्टीरिया लेबोरेटरी proof of fungal bacteria, expectoration of yellow purulent sputum, night sweating by goblet cell, cancer degradation। तो अब यहाँ ब्रोंकाइटिस में और गॉबलेट सेल प्रॉपर उसका एसबीएस में यहाँ पर डिसिसिव साइन ये होगा कि अगर ये गॉबलेट सेल की पैथोलॉजी है तो वहां पर फंगी बैक्टीरिया मिलेगा, फंगल बैक्टीरिया उसके पैलम में, स्पुटम में, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ येलो प्रूलेंट स्पुटम मिलेगा, नाइट स्वेटिंग होगी क्योंकि गॉबलेट सेल कैंसर डिग्रेडेशन जो हो रहा है इसलिए नाइट स्वेटिंग होगी। दिस एसबीएस वुड एक्सप्लेन why asthmaticus, this SBS would explain why asthmaticus who are regularly afraid of suffocating often suffer from extreme, क्या लिखा है बेटा ये मिसप्रिंट हो रहा है, एक्सट्रीम कंजेशन, कंजेशन है शायद वर्ड मेरे वो हो रहे हैं, हाँ कंजेशन है। हाँ। तो दिस एसबीएस वुड एक्सप्लेन, ये एसबीएस एक्सप्लेन होगा कि क्यों अस्थमैटिकस जैसी कंडीशन है, हु आर रेगुलरली अफ्रेड ऑफ सफोकेटिंग, जो लोग रेगुलरली सफोकेशन से जिनका डर बना रहता है वहां पर ये फिर एक एस्थमैटिकस की तरफ बढ़ेगा। ऑफन सफर फ्रॉम एक्सट्रीम, सर ये क्या भैया ये सर ये एस्थमेटिक्स नहीं है, ये है एस्थमेटिक्स। एस्थमेटिक्स मतलब वही लोग जिनको अस्थमा होता है। तो ओके 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 व्हाई एस्थमेटिक, हाँ ओके सॉरी, दिस एसबीएस वुड एक्सप्लेन व्हाई एस्थमेटिक्स। एस्थमेटिक्स अच्छा, इन लोगों को हम क्यों एस्थमेटिक्स कह देते हैं, है ना? हाँ, मतलब जो एस्थमेटिक वही बंदे होते हैं इनको अस्थमा होता है ना, तो उनको एस्थमेटिक बोलते हैं। हाँ, और वो डॉक्टर श्रे इसलिए होते हैं क्योंकि वो रेगुलरली अफ्रेड ऑफ सफोकेटिंग के शिकार होते हैं, ऑफन सफर फ्रॉम एक्सट्रीम, ऑफन सफर फ्रॉम एक्सट्रीम कंजेशन, और वो सफर करते रहते हैं ज्यादातर कंजेशन से। अमित शर्मा भाई आ गए, थेरेपी में कह रहे हैं यहाँ। अमित शर्मा तो बहुत देते हैं, अजय सोनी ध्यान दो पवन बॉस की तरफ थोड़ा सा। हाँ हाँ सुन ले, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तेरा भी चश्मा टूट गया, मेरा मत बनवा नया। मैं मेरे उसी के पास है, चलो। नहीं बेसिकली ये तो ना ये मेरे वर्ड्स ब्लड हो रहे हैं इसमें, मेरी बुक में ये ब्लड हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जहां आपका ध्यान है अमित शर्मा वो मेरे को क्लियर हो रहे हैं सारे वर्ड्स, लेकिन ये ना डबल प्रिंटिंग से आ रही है इन पे। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ। थेरेपी में कह रहे हैं टी के लिए हॉरहॉर्न एनाइज, और ये फेन्यूग्रीक, स्पीडवेल, फ्लैक्ससीड, ग्राउंड आईवी, विटामिन D3 ब्रैकेट में कॉड लिवर ऑयल कह रहे हैं, ब्लैक क्यूमिन, कोलोइडल सिल्वर इंटरनली, हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन, स्पेशल रेसिपी, ब्लैकबेरी एक्सिलियर, ये इसकी थेरेपी बताइए। ठीक है भाई, कोई पॉइंट रखना रखो, देर से बोलना शुरू करा है भाइयों, कोई पॉइंट है? सर अभी
हाँ जी अभी एक सर। रूब्रिक पे चर्चा हुई थी। अभी डॉक्टर अमित पाल भाई एक रूब्रिक बताया अभी, एस्पेक्सिया डेथ एपरेंट वाली। जी सर। तो केस क्या था, मैटर क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा हाँ प्रकाश अमित डालेंगे। बताएं, अमित पाल बताएंगे। ये ना सर के यहाँ पे ये बहुत पुराना, मुझे लग रहा है 2-2.5-3 साल है ना। हम्म। उसमें क्या था कि वो हिस्ट्री नहीं, वो मिला था। हाँ अमित। इससे मुझे लगे कि क्लियर आ रही है। पवन को गड़बड़ मेरा ही है या आवाज अमित नहीं आ अमित रही है? अमित पाल का थोड़ा सिग्नल है। अमित दोबारा बताओ। ये एक कैंप का केस है, मलिक सर के यहाँ कैंप का केस है, हाँ। 2-3 साल पुराना है ना। हम्म। तो इसमें की प्रेगनेंसी हिस्ट्री नहीं थी और ये बच्चा इनको कहीं पे मिला था। हाँ और ये प्रॉब्लम क्या थी बच्चे को? आपको सब बता दूं। बच्चा भैया जमीन में दबा दिया था। भैया प्रॉब्लम क्या पवन लेके आया था, पहले ये तो बता दो। प्रॉब्लम क्या लेके आया था अमित शर्मा, ये- ये बच्चा अमित पाल भाई याद है? हाँ हाँ, मुझे याद है, ये वही था, एमआर बच्चा था। ओके। अच्छा ये, हाँ। तो उसमें क्या था, केस हिस्ट्री में कुछ नहीं था। उसने उससे पूछा कि कमल भैया ने उनसे कि बच्चा तुमको मिला था? तो उन्होंने कहा हाँ मिला था। हाँ। तो उन्होंने बताया कि कैसे मिला। तो उन्होंने बताया कि हम कहीं जा रहे थे खेत वेत के आसपास में, तो रोने की आवाज आ रही थी बहुत तेज तेज। तो हाँ। हम गए, पहुंचे तो ये बच्चा मिट्टी में, ये इस लड़की को मिट्टी में गाड़ रखा था। तो उन्होंने मिट्टी निकाली उसके ऊपर से। हाँ थोड़ा सा। तो हाँ। आ रही है आवाज, आवाज आ रही हाँ है। पवन हाँ को आ रही है, आ रही है। वही बात है कि ये बच्चे को मिट्टी में हाँ अमित पाल की सही आवाज आ रही है। हाँ अमित फिर। हाँ हम भी, हाँ। तो उसमें फिर सर ने ना ये रूब्रिक उठाया, उन्होंने मतलब मैंने पूछा भी था कि भैया ये रूब्रिक क्यों, तो उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को ना अपने ऊपर लेके देखो, जब आपको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा तो आपकी क्या स्थिति होगी। ओके। तो आप एस्पेक्ट्स एट अप्रेंट की स्थिति में होते ना, आपके ऊपर कोई तकिया रख देगा मुंह पे, तो बिल्कुल। आपकी क्या स्थिति होगी। तो इस हाँ। सिचुएशन पे सर ने रूब्रिक या डेथ अपेरेंट ऑफ। हाँ। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहू सर क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल सर, अब बिल्कुल सर अब क्लियर बात। हुआ। हाँ। हाँ अमित अमित शर्मा क्या कह रहे हैं? हाँ। यार ये तो तुम्हारी अच्छा आवाज चलो, अमित की आवाज नहीं आ रही। बेसिकली डॉक्टर साहू अब यहाँ देखिए कि ये बच्चा एमआर है या सीपी है या जो भी है, इसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। और जब ब्रेन बिल्कुल डेवलप सर। नहीं हुआ, पूरा पीछे हिस्ट्री में क्या मिला? एनीमिया ऑफ ब्रेन यहाँ भी है। अभी डॉक्टर शायद संगमित्रा यही का मैं सवाल कहने था। वाली। हाँ डॉक्टर सिमरन, आप सही ट्रैक पे थे, जी। जो ये समझ रहे थे। अब ये बच्चे की ये पैथोलॉजी जो बढ़ी, तो उधर ये भी एनीमिया ऑफ ब्रेन की तरफ ही है। डॉक्टर साहू सर। बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल। क्लियर है सर। हाँ लेकिन चूंकि हिस्ट्री नहीं थी, केस स्टडी में नहीं बता पा रहे थे, कैंप का केस था, कोई गरीब परिवार था कोई शायद, या गरीब हो या जो भी, उस बच्चे की हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन वो मिला कहाँ, उसी पे ही सर ने उस सिचुएशन को ही रूब्रिक में कन्वर्ट कर लिया था। ये बहुत ही अच्छा अद्भुत सा एक्सपीरियंस था हम लोगों का। बहुत ही ऐसा हो गया ना, मौत को चकमा दे के आ गया। अपेरेंट में ही सब एक्सप्लेन हो गया। अपेरेंट मतलब कि होते हो, मतलब है मिमिक करना किसी चीज का ना, फॉल्स भाई डेथ। तो हाँ। ये ऐसा हो गया डेथ अपेरेंट। सिमरन जी। जी। आप लोगों को ये केस याद क्यों नहीं आ रहा? ये तो लाइव केस बताया था। इसको जमीन में से गाड़ा हुआ जब निकाला था तो वही अपेरेंट डेथ हो गई थी बिल्कुल के मैं अब खत्म होने वाला था, क्योंकि इसकी मदर थी नहीं। इसकी मदर थी नहीं तो प्रेगनेंसी हिस्ट्री नहीं मिलनी थी। तो जो सामने मिल रहा है उसी को उठा के भैया ने वो हाँ। किया था। हाँ रूब्रिक बना दिया था। बहुत ही। हाँ और ऐसा हो सिर्फ गया ये ना। शायद हायोथैमस वाला ही तो केस है वो, कौन सा? मस्जिद इसमें आयोथैमस। हायोथैमस दी थी इसको। एक ही मेडिसिन बात कौन सी थी?
आयोसाइमस दी थी भैया, और मजे की बात ये है कि फॉलो अप इतना जबरदस्त है कि आज भी बहुत रोंगटे बढ़िया खड़े फॉलो होते अप हैं। आया था इसका भाई, बहुत हाँ अच्छा फॉलो अप है। मैं अभी क्लिनिक पे जाके केस डाल दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा 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 ठीक है ना। ये तो केस ये तो बहुत ऐसे अच्छा, हो गया ना बहुत एक अच्छा जबरदस्त केस। हाँ और सर कैलकुलेशन इज करेक्ट, और करेक्ट के बाद फॉलो अप इतना जबरदस्त है कि मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका है बच्चे में आयोसाइमस। ये क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है ऑटिस्टिक और उसमें एडीएचडी टाइप में भी चली गई थी बच्ची ना। हाँ, कुल मिला के मैं ब्रेन देख के ब्रेन टिश्यू प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। हाँ पैथोलॉजी कोई भी हो चाहे फिर अब, हाँ जी। तो ये एनीमिया ऑफ ब्रेन की वजह एनीमिया ऑफ से ब्रेन बिल्कुल प्लस डेथ एपिरेंट, एक्सफाइसिया एस्फिक्सिया डेथ एपिरेंट हम्म से दोनों को जोड़ के अगर हम यह समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगी स्थिति। डॉक्टर श्रेय, आपको क्लियर है? हम्म डॉक्टर श्रेय, कोई सवाल तो नहीं है आपका? एनीमिया ऑफ ब्रेन में आयोसाइमस नहीं है। नहीं सर। हाँ पवन लेकिन, बॉस, नहीं है ये पवन बॉस, हाँ भैया हम्म अमित, ये एनीमिया ऑफ ब्रेन का केस नहीं था, ये एस्फिक्सिया डेथ अपेरेंट वाला केस मैं था। और ये हम्म बच्ची जो है वो उसमें नहीं थी, लेकिन ये स्लाइट रिटार्डेड थी और एडीएचडी और उसमें थी ये, है ना। लेकिन हाँ हाँ, ये एनीमिया ऑफ ब्रेन इस केस में नहीं था, इस केस हाँ में था एस्फिक्सिया डेथ अपेरेंट वाला। हाँ, अच्छा ऐसा है ना, अभी आप थे जब डॉक्टर संगमित्रा ने एनीमिया ब्रेन को थोड़ा क्लियर करने के लिए कहा था? अभी शायद आप बस पता नहीं थे या नहीं। देखो, वो कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी हाँ कंडीशन हम्म जहां ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाए, ऑक्सीजन हैम्पर हो जाए, बिल्कुल ऑक्सीजनेशन हैम्पर हो जाए ब्रेन के, ब्रेन टिश्यू की तरफ। तो अभी जब हम हाँ बंबई गए थे अमित शर्मा, आप और हम, हाँ अभी वो हमने देखा था हाँ कि वही वहां बात। भी, वहां हाइपोग्लाइसीमिया था उस बच्ची को, तो हाँ उसमें भी सर ने एनीमिया और ब्रेन से एंट्री करी थी, और दूसरा रूब्रिक क्या लिया था, याद आ रहा है आपको? पवन बोस, वो केस था, वो केस थी ऑल प्रेगनेंसी में। पवन, अल्टरनेटिंग आप ऑल्टरनेटिंग वाला था हाँ, वो बस प्रेगनेंसी में, हाँ आप मेरी बात ये समझो कि वो बात थी प्रेगनेंसी की, और ये है प्रेगनेंसी के बाद की। प्रेगनेंसी तो यहाँ पर प्रेगनेंसी हिस्ट्री तो मिली ही नहीं है, अरे तो बात यहाँ पर आपके, प्रेगनेंसी आप तो थोड़ा सा इस तरफ आने की कोशिश करें कि बेसिकली हुआ क्या केस के साथ, हुआ क्या केस के साथ, चाहे वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर नहीं सप्लाई दे रही उधर हाइपरटेंसी होने की वजह पवन से। बोस, हाँ भैया, दो केसेस को मिलाने का वो चल रहा है, इसलिए कह रहा हूँ ये जो एस्फिक्सिया वाला है, इसमें इस तरह का ना कोई कंडीशन थी ना कोई रूब्रिक था। हाँ जो आप हाँ, बात कर रहे हो बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि अगर कहीं भी किसी भी वजह से मिलती है, अगर कहीं भी किसी भी वजह से मिलती है तो हम उसे एनीमिया ब्रेन मिला लगा लेंगे। ये तो क्लियर है ना कि क्यों लगा लेंगे। हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर अरे रहा हूँ, पर्टिकुलर केस पे नहीं क्योंकि जोड़ रहा कोई भी, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई। बस देखो एक बात सुनो, अभी होते होते ये हुआ था कि एनीमिया ऑफ ब्रेन में हाइपोथाइमस नहीं पड़ी, क्योंकि इस केस में एनीमिया ऑफ ब्रेन था ही नहीं, तो हम एनीमिया ऑफ ब्रेन लगा ही नहीं रहे थे। इस केस में तो एस्फिक्सिया हाँ डेथ अपेरेंट था। हाँ हाँ, बात बात चलो ठीक है। शर्मा बॉस हाँ भैया, हाँ बेटा, वैसे एक बात हाँ मतलब अल्टीमेटली एक्सफाइक्सिया जो आया है वो प्रोडक्ट ऑफ अनीमिया ही तो आया है ना। हाँ, भाई मतलब हम पैदा जैसे होने अगर के बाद की बात है ये, पैदा होने से पहले सब कुछ ब्लड सप्लाई से है, पैदा होने के बाद तो रेस्पिरेशन काम करने लगा था आपका। तो अच्छा चलो, अच्छा और उसमें जो पूछा जाता है कि बच्चा रोया या नहीं रोया पैदा होने के बाद, तो वहां एनीमिया ब्रेन नहीं लेते हो आप? बस हाँ, तो अगर वो नहीं रोया तो ही तो लेते हैं। पवन बस आप सुनो मेरी बात, आप एक्चुअल एनीमिया में, ब्रेन आप अमित शर्मा, आप पॉइंट पे अटक रहे हैं। यहाँ एक जनरल स्थिति को समझा जा रहा है कि चाहे वो मिट्टी में दबी हुए मुंह पे कुछ तकिया आ गया हो, चाहे उसको माँ ने खून पिलोसी सप्लाई ना करा हो, चाहे बच्चा रोया ना हो पैदा होने के बाद, सबका जो रिजल्टेंट है वो ये है कि वो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं गया खोपड़ी में। ठीक है, पवन बॉस एक बात सुनो, ये सब चीज हो सकती है तब जब वो बच्चा पेट के अंदर था। ये सब चीजें तब तक तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद जब उसका गला दबाया जाएगा, उसको घोटा जाएगा, तो उसमें
एनीमिया हाँ। नहीं लगेगा, उसमें हम्म। सफोकेशन ही फील आएगी, उसमें एस्फिक्सिया ही आएगा। नहीं, चलो ठीक ठीक बात है, है ये। ठीक है। नहीं, बेसिकली उधर ब्रेन की पैथोलॉजी थी ना, उस केस में मलिक सर वाले में। नहीं, ब्रेन की पैथोलॉजी नहीं थी, वही तो मैं बार बार आपसे मतलब कह रहा हूँ। ब्रेन की पैथोलॉजी नहीं थी, और एमआर हो गया, सीपी हो गया, एडीएचडी हो गया। बॉस मैं बता तो रहा हूँ, बहुत इजीली तो कह रहा हूँ, एडीएचडी और उसमें था, या तो केस निकाल लीजिए, कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। ये एडीएचडी और उसका केस था, ये एमआर नहीं था। अरे भाई चलो छोड़ो, बात थोड़ी सी हुआ आई थी। अमित पाल कुछ कहना है क्या? आगे बढ़ते हैं फिर। भाई बात रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। हाँ चीजों भगवान को बस बात रखने, और उसमें आप मेरी बात समझो पहले। अगर एमआर का केस है तो आप एनीमिया और ब्रेन और ये सब कुछ लगाओगे। भाई। हाँ है। अगर रख ले। एमआर का केस है, अगर वहां पर ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब आया है हाँ तो एनीमिया की वजह से आया, वो मान सकते हैं हम। हाँ लेकिन ब्रेन में भी कहाँ कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब आया, वो ध्यान करने की है ना। हाँ इस बिल्कुल। केस से अभी, हाँ, ये हाँ, केस इस केस से अलग है, इसको अभी छोड़ दीजिए, हम मैं नहीं आपको डाल केस तो दूंगा मिक्स तब कर ही नहीं रहे, केस मिक्स नहीं कर रहे थे ना हम, थ्रू एंड थ्रू कोई भी नहीं कर रहा केस मिक्स। तभी तो मैं इतनी देर केवल से बोल रहा हूँ बस। ये समझने की कोशिश करी जा रही है कि यदि किसी बच्चे का ब्रेन टिश्यू अफेक्टेड है, वो डेवलप हाँ, तो नहीं है, एनीमिया ब्रेन आप ले लेंगे। तो वहां पर एनीमिया ऑफ ब्रेन की पॉसिबिलिटी को जरूर ध्यान में रखा जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं हैम्पर तब हुआ है उसका। ठीक हाँ है। जी, तब ले सकते हैं। हाँ हाँ जी, मतलब सभी में नहीं लिया जा सकता, वो परसों भी बात हुई थी, कल ले भी। सकते हैं, सब में लेकिन नहीं वो ले लेंगे, वहां हम लेंगे हाँ, जहां पर ब्लड सप्लाई से रिलेटेड पैथोलॉजी की तरफ इशारा होगा। ये तो कल भी हुई थी बात, अमित शर्मा। हाँ जी, कल भी हुई थी। हाँ आप। तो बॉस, अब हम्म, इसमें दोनों कंडीशंस को, मतलब अगर सांस की दिक्कत हुई तो सांस की दिक्कत से मैं इस टाइम, अगर पैदा बॉडी फुल्ली फॉर्म्ड होने के बाद जब उसको हमने माँ के शरीर से अलग कर दिया तो उसकी सांस की दिक्कत हुई, तो उसको सिर्फ सांस से रख सकते हैं, उसको हम एनीमिया से जोड़ें ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें अगर उस बच्चे का भी एक बताइए। अगर ब्रेन टिश्यू अफेक्टेड है, तो वहां कोई ना कोई हाँ, तो सप्लाई से रिलेटेड ही दिक्कत रही होगी ना, न्यूट्रिशन की या ऑक्सीजन की। अगर ब्रेन टिश्यू अफेक्टेड है तब। हाँ वो तो मैं पहले से कह रहा हूँ, ये जो मलिक सर के पास केस आया था, ये ब्रेन से रिलेटेड अफेक्टेड था नहीं। अमित पाल। भैया देखो, एडीएचडी है या एमआर है या सीपी है तो अफेक्टेड ही ना। चाहे वो हाँ एमआर की जगह एडीएचडी, चाहे वो सीपी कह लो, चाहे वो कर लो, कैंप में जॉइंट की प्रॉब्लम तो लेके ही नहीं आया होगा ना। हाँ चलो खैर। आया तो तो सीपी है ना, हम्म, वो अफेक्टेड तो होगा ही। बस ह- फर्क इतना हर है जगह कि नहीं हाँ लगाएंगे, एनीमिया ब्रेन हर जगह नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां पे ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन हैम्पर हो रहा है, तो वहां जरूर सोच सकते हैं। बस इतना सा पॉइंट था, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो खैर, नेक्स्ट सर एक यहाँ कर पे एक लेते हैं। बात पूछ लेते हैं जहाँ हाँ पे, भैया, डॉक्टर श्रेय। सर एक चीज पूछनी है, अगर कोई फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है ब्रेन में और स्ट्रक्चरल नहीं है, तो फिर एनीमिया नहीं आएगा ना। फंक्शनल जैसे जैसे अब जैसे एडीएचडी दो टाइप का हो सकता है, या तो स्ट्रक्चरल होगा या तो फंक्शनल होगा, उसमें दिक्कत है। तो अगर स्ट्रक्चरल आ रहा है, उस वजह से एडीएचडी एडीएचडी है। और ये क्या कहते हैं ऑटिज्म, ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये फंक्शनल डिसेबिलिटी में आ रहे हैं। देखो, वो बात को बिल्कुल जहां टिश्यू जैसे जैसे वो था, ये अपना व्हाइट मैटर में कन्वर्ट होना ग्रे मैटर का, या सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन होना अंदर, है हाँ, ना, उनमें आप एनीमिया ऑफ ब्रेन लगाएंगे। उनमें लगेगा। देखो मैं डॉक्टर श्रेय। हाँ भैया। हाँ जी, मैंने इस रूब्रिक को 2016 में डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर और तन्मय विजयकर, अमरीश विजयकर को सोयो बार यूज करते हुए देखा था। ठीक है, वो सिर्फ अभी लगा देते थे जब वो हिस्ट्री में इतना आता था कि भाई ये बच्चा रोया है, रोया नहीं है, तो हाँ सबसे पहला रूब्रिक ब्रेन लगता था, चाहे वो पैथो रिपोर्ट में एमआरआई में कहीं पे कुछ है या नहीं है। ओके। अच्छा। तो अब वो इसको हाइपोग्लाइसीमिया में सब चीजों में लगा रहे हैं इस रूब्रिक को। हाँ तो पैथोलॉजिकल चेंज भी नहीं है, और बच्चा सिर्फ ये बोल रहा है, हिस्ट्री में ये आ रहा है कि भाई ये बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं था,
तो वो उसका एक्सप्लेनेशन यही होता था कि भैया इसको ऑक्सीजन गई नहीं है और इसका मतलब एनीमिया ऑफ ब्रेन में है ये बच्चा। हाँ। हम्म, हम्म। ओके। ओके। चलो एक छोटा भाई सा है। इसे आगे लेके निकलो, इसे आगे लेके निकलो, क्योंकि बात जो समझने की है वो बहुत और ज्यादा चली गई। चलो नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टिक फाइब्रोसिस। छोटा सा है, इसको कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट एसबीएस हो जाएगा। इसमें एसबीएस ऑफ द गोबलेट सेल्स में हेडिंग सेकंड है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं सी एफ कैपिटल वर्ड से शॉर्ट फॉर्म में, म्यूको विस्किडोसिस, ड्राइंग अप ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये कंडीशन मिलती है। एसबीएस सेम है, वही गोबलेट सेल वाला। फेस में कह रहे हैं हीलिंग, हैंगिंग हीलिंग होगा, यूजुअली रिकरिंग इन इन्फेंसी, goes to more and more goblet cells, functional tissue is melted away। फिर डैश लगा कह रहे कन्वर्टेड टू कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें पूरा प्रोसेस ये है कि यूजुअली रिकरिंग इन इन्फेंसी, रिकर तो होगा इन्फेंसी में, यहाँ पे मोर एंड मोर गॉबलेट सेल फंक्शनल टिश्यू जो है वो मेल्टेड अवे हो जाएगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू में। दिस causes less mucus to be produced or its production stops altogether, goes to is equal to mucoviscidosis। तो अब चूंकि कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा मेल्ट अवे होके गोबलेट सेल वाला फंक्शनल टिश्यू, तो इसकी वजह से लेस म्यूकस बनेगा या फिर प्रोडक्शन जो है वो बंद ही हो जाएगा म्यूकस का। तो फिर ये कंडीशन बनेगी म्यूकोविस्किडोसिस। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक आर एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व दैम इन रियल लाइफ so that the hanging healing can come to an end and the goblet cells can regenerate। और कह रहे हैं लिम्फ ड्रेनेज, एक्यूपंक्चर, एक्वापॉइंट एंड क्लासिक मसाज, कोलॉइडल सिल्वर इंटरनली। और फिर कह रहे हैं लंग रेमेडीज को भी देख सकते हो, जिसमें वो बताया था कि भाई लंग एक्सरसाइज और कई चीजें अलग अलग बताई थी 161 पे, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक्स, टी वगैरह अपनी तरह की। तो ये था, तो ये तो खैर चलो यहाँ हुआ क्लियर। और छोटा सा एक पॉइंट मैं कह दूं, कल डिस्कस हो रहा था, मैंने उसमें डाला भी था। बेसिकली डॉक्टर सिमरन बात यही थी कि निमोनिया जानलेवा हुआ करता था पहले समय पे निमोनिया ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग या लाइफ टेकिंग पैथोलॉजी हुआ करती थी। और आजकल जो अस्थमा मिल रहा है डॉक्टर श्रे, हालांकि एलर्जिक अस्थमा ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कम से कम, लेकिन लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला बहुत है। तो कल एक वर्ड आया था उसमें, वहां मैं बाद में सुन रहा था उसको भी, और सिमरन का जोर था उस पे कि निमोनिया जो है वो मोर डेंजरस होगा देन एलर्जिक अस्थमा से, क्योंकि निमोनिया में कनेक्टिव टिश्यू, पैरेन्काइमल टिश्यू अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है एल्वियोलाई को जाकर के, और एल्वियोलाई का अफेक्ट होना और ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर साइट है ब्लड में, डायरेक्ट CO2 को उधर लेना वापस और ऑक्सीजन को उधर डालना। तो इसलिए पहले क्या हुआ करता था, निमोनिया में बच्चों की जान बहुत जाती थी, अगर पुरानी हिस्ट्री याद आ रही होगी। अमित शर्मा, ये सोरोसिफ्लिटिक है और उसमें डिसेबिलिटीज या उसमें या तो आदमी बच ही जाता था या खत्म, हाँ उसे आगे तक नहीं रहती थी। और यहाँ पर वो दिक्कतें साइकोटिकली लगातार चलती रहती है। हाँ, तो ये जो है ना, कल बात यही हो रही थी कि कौन सा हायर ग्रेड होगा, कौन सा सिफिलिटिक होगा, ज्यादा डेंजरस होगा। तो हम लोग थोड़ा सा इधर अस्थमा की तरफ बात कर रहे थे। ये बच्ची का भाव क्लियर था और बाद में मैंने सुना उसको फिर से और इसमें पढ़ा, तो बेसिकली निमोनिया में चूंकि
कनेक्टिव पेरेन्काइमल टिश्यू अंदर का इन्वॉल्व हो जाता है, जो सीधे सीधे एल्वेलाई के रूप में ऑक्सीजन ट्रांसफर वाली साइट है, तो इसलिए वहां ज्यादा खतरा हो सकता है लाइफ को। है ना क्लियर? कोई बात थोड़ी ना इसमें, या कुछ पॉइंट है किसी का नहीं भैया? चलो ठीक है भाई, रखें, बस कुछ कहना है? हाँ बेटा। बस ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस था, हाँ ये मेजरली ऑटोइम्यून ही होगा ना, मतलब मोर ऑफ ऑटोइम्यून होगा ना, मतलब हम अपना होम्योपैथिकली बात कर रही हूँ मैं। हाँ, ऑटोइम्यून का भाव इसमें इस तरह से आ रहा है बेटा, जो आपकी हाँ फंक्शनल साइट है आप उसे क्यों क्लोज कर देना चाहते हो? आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि फंक्शनल टिश्यू को और ज्यादा स्ट्रेंथन करो, यदि आप लाइफ में आना चाहते हो, और आप वहां सीमेंटिंग कर दे रहे हो। समझ रहे हो ना? बेसिक, हाँ वही वही मैं जो यही सोच रही थी, आपकी अगर हम लाइफ को रूब्रिक सपोर्ट करने वाले जो प्रोसेस हैं बॉडी के, अगर आप उनको रोकने लगे हो तो आप ऑटो इम्यून हो। तो गोबलेट सेल का जो फंक्शन है वो है लुब्रिकेशन, वो है इधर उसको ब्रोंकाई को वेट करना, एयर को क्लीन करना, जो भी, जो कि लाइफ सपोर्टिंग है। और आपने उस गॉबलेट सेल की के काम को बंद कर दिया, फंक्शन को बंद कर दिया, तो यू वांट टू डाई। है ना बेटा? एक्चुअली हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब वही मैं सोच रही थी कि रूब्रिक बहुत सोचेंगे, जैसे हम हमेशा कोई भी चीज में दो तरीके से सोचते हैं, मुझे करना नहीं है या मुझे करने नहीं दिया गया। तो यहाँ पे मुझे करना नहीं है करके भाव ज्यादा है, तो ये मोर ऑटोइम्यून सिस्टिक फाइब्रोसिस ज्यादा लग रहा था, क्योंकि पैथोलॉजी इसकी ऐसी ही बता रही है कि भाई फंक्शनल टिश्यू रिप्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू। हाँ हाँ, देखो, रिप्लेस बाय तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब वही फिर बात आती है कि उसके फंक्शन को बंद कर रही है मेरे बॉडी। ख्याल, हाँ बिल्कुल, उसने टाइप ऑफ सेल ही चेंज कर दिया, और जो बिल्कुल। आप जी कह रहे जी हैं ना जी। बेटा अभी कि करने नहीं दिया गया, या मैं करना नहीं चाहता, हम्म तो मुझे करने नहीं दिया गया तो मैं जा रहा हूं, और मैं करना ही नहीं चाहता। तो बेसिकली तो यही ऑटोइम्यून मैं दोनों पूछ तरह से आ सकता है शायद, जो मुझे लग रहा है। ले- तो इस केस में पता नहीं बॉस, ऐसा समझ में आ रहा है कि मैंने खुद से नहीं करना है, हाँ, नहीं, ये ज्यादा तो यही रिलेटेड है। ये ज्यादा रिलेट कर रहा है। तो रूब्रिक हाँ हम उस तरीके से थोड़ा सा समझेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जो कि हाँ, करने नहीं दिया गया में शायद इतना डीप नहीं आएगा पहले वो जितना फाइट करेगा, हम। पहले वो हाँ फाइट दिखेगी जी उसकी, कहीं ना कहीं कहीं टिश्यू, जी गॉबलेट जी सेल्स का फंक्शन बढ़ा हुआ दिखेगा, अगर जी करने की जी कोशिश कर रहा है तो। अगर कोई करने जी नहीं दिया जी जा रहा है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वहां एकदम से ऑटो इम्यूनिटी का भाव ना आकर के फाइटिंग में हाँ दिखेगा। और जी यहाँ जी यहाँ जी सीधे फ्लाइटिंग में दिख रहा है, फ्लाइट कर रहा है लाइफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सिस्टिक फाइब्रोसिस अपने आप में भी, अगर हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन देखते हैं, तो वैसे ये भी देखें तो ऑटो इम्यून में ऑटोइम्यून आता है। है, ये ऑटो हाँ बट इम्यूनिटी इसको में ही अपने आता है बेटा। होम्योपैथिकली भी ये मोर ऑफ ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये अपना डिसीजन है, बन गया है कि मुझे करना ही नहीं है करके। हाँ हाँ हम्म हाँ, जी डेथ डिजायर में जा रहा है ये, सुसाइडल में, डेथ हाँ डिजायर में, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, तो फिर ओके। और कोई, किसी का कोई पॉइंट? अभी तो काफी मेंबर हैं, कोई पॉइंट है सर भाई अभी किसी का? जी। सर ये जो एस्फिक्सिया डेथ एफिरेंट जो रूब्रिक है सर, इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया से अलग कैसे करेंगे? क्लस्ट्रोफोबिया और यस सर। एस्फिक्सिया ऑफ डेथ। सॉरी। तो बेसिकली क्लस्ट्रोफोबिया में इतना इंटेंस नहीं है जितना एस्फिक्सिया अपरेंट डेथ में है। क्लस्ट्रोफोबिया में तो है, आप भीड़ में हो स्टेशन की, और आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है, और अगर कहीं बिल्कुल ऐसा लगा कि दम निकला ही, तो ऐसा लग रहा है कि आपका बिल्कुल नाक और मुंह बंद कर दिया गया है जी। उसमें अपेरेंट है ना कि अभी मरने वाला है बस तू। हाँ, मॉर्फिन। क्लोस्ट्रोफोबिया में इतना इंटेंस नहीं है ये वाली सिचुएशन। यस सर, बहुत सारे डॉक्टर, सर ये ऐसे बच्चे आते हैं जैसे जो कि जो है ना डूबने से बच गए होते हैं, तो सर मैं तो अब तक उसको उसमें ना क्लॉस्ट्रोफोबिया लगा दिया करता था। हाँ तो हाँ,
क्या 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 लगाएंगे सर ये इसमें, वाला मतलब लगाओ, डेथ दूसरे वाला, बिल्कुल डेथ यस ये वाला है। अगर डूबने से और बच के जैसे आया है कोई तो ये तो सीरियस मैटर है। एस्फिक्सिया डेथ तो वाला आ गई ना। हाँ यस सर यस और सर जैसे हम केस देखते हैं कि कोई क्रेमेशन के लिए गया और वो उठ के खड़ा हो गया, तो यहाँ इस तरीके के जो बिल्कुल डेथ को चकमा दे के आ गया, तो इस हाँ, तरह की ये चीजों में क्या उसी से प्रोमिनेंट। मिलती जुलती कंडीशन होती है ये। जी बस जी जी इसी तरह की कंडीशन में बच्चों सब एक चीज और भैया ने बीच में भी चलो जब ये बात आई गई थी तो उठाई थी, वो थी क्या कहते हैं जब किसी बच्चे का वो हुआ था क्या कहते हैं यूएसजी करवाया था इसलिए कि ये मेल है कि फीमेल है ना। और तो बच्चे को हार्ट की दिक्कत आई थी तो भी उसमें भी भैया ने फियर ऑफ डेथ उठा लिया था, क्योंकि उस बच्चे को फियर ऑफ डेथ आया ही था कि उसकी मां ने तो यही था कि अब तू गया। हाँ उसकी मां ने ये सोचा था कि अगर फीमेल होगी तो इसे मरवा दूंगी। हाँ, समझ रहे हो डॉक्टर श्रे, है अमित शर्मा भाई क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहू सर समझ रहे हो जो अमित शर्मा भाई क्या कह रहे हैं। जिन बच्चों का बिल्कुल। प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है, मतलब वो अल्ट्रासाउंड वाला के लड़का या लड़की, तो उसमें जो अमित ने बात रखी है कि अगर लड़की तो मौत के मुंह में से ही बच के आई है ना, उसे तो टर्मिनेशन के लिए ही तो करा रहे थे, उसकी माँ चेक करा रही थी। या फिर लड़के में भी हो सकता है अमित शर्मा ये, अगर मेल बस बेबी। अब ये डिपेंड करेगा उसकी पैथोलॉजी क्या आई। हाँ, तो सर ने एक बार कहा था कि ये भी एक तरह से उसको मैसेज पहुंच जाता है फीटस को कि भाई कि तुम मर, हाँ तुझे हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। तो वो फियर ऑफ डेथ में गया। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो अमित शर्मा पैथोलॉजी भाई। क्या थी बॉस, यहाँ पे पैथोलॉजी क्या बता रहे थे आप, क्या था उसको प्रॉब्लम। पैथोलॉजी इसको हार्ट की दिक्कत आई थी भाई। तो यहाँ पे फियर ऑफ डेथ उठाया था और ऑल्दो कंप्लेन हर्ट हाइपोथेसिस की करके थी। उठाया था और जो मेन कंप्लेंट थी उसको उठाया था, लेकिन प्रोसेस उसका वहां से ही शुरुआत हुई थी। हाँ, केस इस तरह का था, लेकिन आप भाव को समझो। वहां पे देखो ये हाँ, नहीं, मैसेज भी जाता है। बात ये है बड़ी बिल्कुल। अच्छी अमित शर्मा की। अब उसमें हम्म हार्ट से रिलेटेड पैथोलॉजी से कैसे जुड़ रही है वो चीज, वो भी है। या कुछ और भी ऐसा आएगा कि जो फियर ऑफ डेथ से जुड़ा हो, तो वो भी आ सकता केस। लेकिन ये भी एक कंडीशन बनती है अगर ये मैसेज पहुंचता है कि भाई तेरा तो काम बिल्कुल तमाम हो ही लिया था। वो अगर लड़का ना निकलता तो तुझे तो निकाल देते ये, बिल्कुल। ऐसा। बल्कि ऐसे कुछ आ सकता है जहाँ पे फीटस शॉक में चला जाए और पता नहीं और आगे। उसके बाद ही उसको वो नहीं बन पाई थी, और माँ प्यार ही नहीं दे रही बिल्कुल भी, इसका मतलब माँ का प्यार ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए हार्ट पे आई होगी अमित, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सर चलो एक ठीक बार एक मरीज मेरे पास आई थी जी। सर, उसके पास कंडीशन ये थी कि जो है उसके पास एक जो है ना बच्चा पहले से था, और हाँ उसको अब इस बार जो है ना ट्विन प्रेगनेंसी हो गई। अब वो कहती है कि मेरे को तो एक ही बच्चा चाहिए था, हाँ हाँ, और उसका सर एक बच्चा जो है सर अबॉर्ट भी हो गया फिर बाद में। ओके। और दूसरा सर नॉर्मल इसमें हुआ। सर दूसरा तो नॉर्मली हुआ सर। आप केस फिर से बताओ, केस क्या बताना चाह रहे हो सर, हम समझ नहीं पाए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक लेडी के पास एक बच्चा पहले से था, और जब दूसरा बच्चा उसको जो है करने को हुई तो उसको ट्विन प्रेगनेंसी हुई। ठीक है। और वो प्रेगनेंसी के दौरान उसने ये मतलब बोला कि मेरे को एक ही बच्चा चाहिए था, हाँ हमारी मतलब ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम 3 बच्चे पाल ठीक पाए। है। तो दूसरा बच्चा कुछ दिनों बाद जो है मतलब जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे थे उसमें वो डिफॉर्म था। हाँ मतलब वो मतलब ये तो नहीं पता मुझे बाद में क्या हुआ। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से सोचा ना, बस उसकी माँ ने तो उसको प्यार सही है। देना बंद कर दिया, वो डिफॉर्म होने लगा फिर। जो डिफॉर्म था या जो टर्मिनेट कर गया वो बच्चा सेल्फ रेस्पेक्टिंग वाला रहा होगा हाँ जी बॉस वही। कि यार तू मुझे चाहती नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ, निकल। होता ना, मैं चौहान के घर गया आगरा, इन्होंने कुछ मेरे लिए सही से जवाब नहीं दिया, मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हें चाहिए ही नहीं। और जो बच्चा यहाँ आया होगा डॉक्टर चौहान, वो बड़ा सबमिसिव होगा, बड़ा वो एडजस्टिंग होगा, है जी। यस सर।
हाँ, Yes, बड़े sir. सर ने एक बार ऐसा बताया कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस था किसी को, महिला को, अमित शर्मा को याद आ जाएगा। बाइकॉर्नुएट होने के बाद भी वो बच्चा डिलीवर हुआ, उसको स्पेस नहीं मिला था, जबकि बाइकॉर्नुएट का मतलब है बीच में सेप्टम बन जाता है यूट्रस में। जी तो डॉक्टर सिमरन वो बच्चा जब आया बाहर, पैदा हुआ नॉर्मली, तो बड़े सर ने उसका ये इंटरप्रिटेशन किया कि ये थोड़े से स्पेस में ही भी जीना जानता है। कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। हाँ, ये छोटे से स्पेस में भी जीना जानता है, तो ये कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। तो एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जो अपने आप को थोड़े से स्पेस में भी एडजस्ट कर ले। तो ये कुछ बातें ऐसे बढ़ती हैं दोस्त केस के साथ, डॉक्टर चौहान। Yes, sir. बॉस, हाँ जी, जैसे ये वाला केस बताया, जैसे जैसे अभी चौहान सर ने एक बताया, जो सरवाइव कर गया, जी, तो वो दो तरीके से हम जैसे सोच सकते हैं ना, मतलब हाँ मैं तो इतना ढीठ हूँ कि मैं करके ही रहूंगा। हाँ, यही रह गया था, ये आपने पूरी कर दी बात। हाँ, या फिर ये रिवोल्टिंग होगा, हाँ ये वही, रिवोल्टिंग तो ये होगा। दो हो गई। बिल्कुल दो सिचुएशन है, या तो एडजस्टिंग होगा बहुत या रिवोल्टिंग होगा। अब पता नहीं, एक्चुअल में मुरादाबाद हॉस्टल का जो इस बात को डिस्कस करने वाला बंदा वो मैं ही हूँ, मेरे साथ के कोई और होते यहाँ तो बताते डॉक्टर सिमरन। एक्चुअल में हमारी जो मैथ्स वाली हैं, कल्लो माई बोलते थे, वो शायद वो गर्ल्स हॉस्टल की भी है आजकल, शांति। उषा। उषा का छोटे वाला लड़का देखा हाँ, आपने? हाँ, उसके दो बेटे हैं। छोटा, मैं समझ छोटे वाला जो है वो एक बड़ा बड़ा उद्दंडी टाइप का है, और वो मतलब टू मच प्रॉपर नहीं है मेंटली और वैसे भी। तो वो कहती थी कि मैं इसको गिराना चाह रही थी, मैंने डॉक्टर बहुत दवाई खाई थी भैया, हमसे बात करती थी, और ये गया नहीं, इतना जिद्दी है ये मानता नहीं है, मैं तो इसको चाहती नहीं थी। उसने वाकई एलोपैथिक मेडिसिन खाई उसको अबॉर्ट कराने का, वो हुआ ही नहीं अबॉर्ट। तो ये दोनों बातें आ गई। हाँ, ठीक तो है। वो बच्चा बिल्कुल मरकरी टाइप का ही था, रिवोल्टिंग टाइप का ही। तो आने वाले बच्चे की दो क्वालिटी मिलेंगी, बहुत खूबसूरत, पूरा करा, बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए हम एक दूसरे को पूरा करते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्योंकि केवल और केवल ये सबमिसिव और कंटेंटेड नहीं होगा, रिवोल्टिंग भी हो सकता है। हाँ Yes, sir. जी बिल्कुल। बॉस जी पवन बस, हाँ भैया, वो भी तो आ सकता है परसिक्यूशन ऑफ क्लाइंट, बिल्कुल वो ऑब्स्टिनेसी है कि एक बार उनने तय कर लिया कि अब मुझे बनना है तो बनना ही। हाँ, प्लान उसने मैच्योर कर लिया, तो वो भी ऐसा ही आएगा ना स्ट्रॉन्ग, जो सिमरन ने बोला, ये वो वाला पार्ट वाला ही होगा ये भी, ये ड्रोसेरा वाला ड्रोसेरा वाला। रूब्रिक है ना। हाँ, तो वो भी उसके पीछे भी एक करेजियसनेस, स्ट्रॉन्गनेस, रिवोल्टिंगनेस, ये ऑब्स्टिनेसी, ये सब यही होगा। हाँ, डॉक्टर प्रीति जी कुछ कह रही थी शायद। बिकॉज जो आप ये बोल रहे थे कि जो बड़े सर ने बताया था कि इसकी छोटी सी जगह में भी अपने आप को एडजस्ट करने वाला वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो मतलब इसको ये इस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे कि सर्वाइवल इन एनी कंडीशन, या एक पर्टिकुलर उसके लिए कोई रूब्रिक होगा? वो सर्वाइवल रेट अच्छा होगा बेटा उसका, वो एडजस्ट करेगा कहीं भी, समाज में, फैमिली में। किसी भी कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करना जानता होगा, ये इस टाइप से उसको सोचना। हाँ, ऐसे ना कि किसी नैरो स्पेस में सरवाइव करने से रिलेटेड कोई रूब्रिक तो नहीं है? नहीं, उसकी बड़ी बात समझो ना, वो तो नैरो स्पेस तो वहां था, लेकिन वो वहां भी सर्वाइव किया, तो अब वो किसी कंडीशन में भी समाज में जीना अच्छी तरह से जानता है, दूसरों के कंपैरिजन में। अब वो मिल सकता है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेटर हो सकता है वो, लाइकोफिडिया टाइप का, या फिर वो कंटेंटेड हो सकता है, मैग्नीशियम टाइप का। माइल्ड हो सकता है इससे। हाँ, माइल्ड ईल्डिंग तो होना ही होगा बेटा एडजस्ट होने के लिए, माइल्ड ईल्डिंग, टिमिड जो भी। तो ये बेसिकली इस तरह की कंडीशंस की कुछ लैंग्वेज है, हमें उसको ऐसे समझना होता है सिचुएशन के साथ साथ, जो जिसके साथ सटीक बैठ जा रही है वो हम ले लेते हैं। बस एक चीज मतलब में ऐसी बड़ी रूब्रिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं अगर जो कि सिचुएशन से क्लियर ये चीजें पता चल जा रही कि कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप का है। क्योंकि जैसे टिमिड माइल्ड हम लोग बहुत बड़ा रूब्रिक होता है ना लेते हैं, लेकिन कन्फर्मेशन में
थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत ढेर सारी मेडिसिन आती है। हाँ। तो अगर जो इस तरह का सिचुएशन ऐसी हो तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सीधे, क्योंकि आजकल डिल्यूजन ज्यादा हो गया है ना। नहीं, तो बेसिकली उसका केवल इतना फायदा मिलता है ये टिमिडिल्डिंग माइल्डिंग का कि जब आपकी मेडिसिन रूब्रिक के थ्रू, सिफिलिटिक रूब्रिक के थ्रू निकल आई, तो ये जो निकली हुई मेडिसिन है ये ऐसी भी होनी चाहिए, ऐसी भी होनी चाहिए, ना कि उसको मेडिसिन निकालने के लिए यूज करेंगे हम। हाँ जी 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 अभी सिमरन। हाँ बॉस, मैं ये पूछ रही थी, एक कंडीशन जैसे है, एक मतलब जैसे मुझे एक पेशेंट है और अल्ट्रासाउंड में उसको दिख रहा है कि एक टॉपिक प्लेसमेंट है किडनी का, और हाँ। अब लेफ्ट में है नहीं और राइट में दोनों किडनी है, राइट के ऊपर लेफ्ट प्लेस्ड है, हम्म। और वो नॉर्मली पूरा तो इसको हम थोड़ा सा कैसे इंटरप्रेट, इसको समझेंगे कैसे सिचुएशन को? राइट में दोनों किडनी शिफ्ट हो गई हैं। शिफ्ट हो नहीं गई है, अब ये नहीं पता बॉस, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। अब पेशेंट का जैसे एज है, मान लीजिए पेशेंट की एज हो गई 55, हम्म। और नॉर्मली किसी और चीज के लिए, पेट दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें हमें प्लेसमेंट किडनी का दिखा कि लेफ्ट में तो है ही नहीं, हम्म। और राइट में दोनों किडनी प्लेस्ड है, जिसमें राइट के ऊपर लेफ्ट प्लेस्ड है। हम्म। हम्म। एक्टोपिक प्रेजेंटेशन है किडनी का। तो अब मैं अदरवाइज इसको समझना चाह रही हूँ कि इसको इसका क्या मतलब होगा, कि जब बॉडी ऐसा शो कर रही है, शिफ्ट नहीं हुई है, मुझे लग रहा है वो ऐसा ही है शुरू से, हाँ, क्योंकि एक आती थी, पेशेंट कभी हम ऐसी। पढ़ते थे किडनी की स्ट्रक्चर एच शेप किडनी करके कुछ, मुझे थोड़ा सा आ रहा है आइडिया। एक एनामली होती थी किडनी डेवलपमेंट की, उसमें दोनों किडनी आपस में जुड़ जाती थी, और हॉर्स शू शेप है। जी बॉस शायद। हाँ चलो खैर, अब आप ये देखो डॉक्टर सिमरन, इधर एक तो लेफ्ट में किडनी को जगह नहीं है, है ही नहीं। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये मिसप्लेस है, ये स्थिति। तो आपका केस बताएगा कि वहां पे ये लेफ्ट वाली साइड में से ये बिल्कुल रिफ्यूजी हो रखा है क्या, है जी? नहीं मतलब मैं तो ये पूछ रही हूँ कि बॉस केस भी छोड़ दो, मैं तो हाँ। कह रही हूँ ये पैथोलॉजी आई, तो हम पैथोलॉजी के इंटरप्रिटेशन मेटाफोरिकली कैसे समझें मैं समझ कि नहीं पा रहा लेफ्ट। आपका सवाल। हम्म। हाँ, मतलब बॉस मैं ये पूछ रही हूँ कि ये मेरे पास सिचुएशन आई तो ये पैथोलॉजी एक, का, हाँ, पैथोलॉजी का, तो मतलब कैसे है समझे ना? अपने होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ तो ये हाँ एक तो हाँ ये हाँ हाँ। मिसप्लेस है ही है, हम्म मिसप्लेस हुआ ना, हम्म जहां प्लेस वेल प्लेस्ड हम्म होना चाहिए ये मिसप्लेस है, ये वाली जी। किडनी का उधर शिफ्ट हो जाना। हम्म और दूसरा भाव मेरे को यही आया था कि लेफ्ट से राइट में क्यों गया ये, लेफ्ट का ऐसी क्या लैकिंग है, क्या गड़बड़ है लेफ्ट में, क्या नहीं था जो इसने उधर किडनी नहीं बनाई। तो ये ऐसे कुछ आ रहा है बेटा। आप क्या गहराई समझना चाहते हो डॉक्टर सिमरन, वो थोड़ा आप बताओ। हाँ, मैं इसी को और गहराई में समझना चाह रही हूँ कि ये तो मतलब ये तो ठीक है बात, और गहराई जानना चाह रही हूँ इसी को आगे बढ़ाते हुए, चलो। कि और राइट में डबल हो गई तो डबल में और क्या डेप्थ है, इसमें क्या समझेंगे, हाँ, इसी को डबल डबल आगे बढ़ा के क्लीनिंग राइट समझना की चाह रही हूँ। चाहिए, राइट साइड में हम्म बहुत काम है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में ज्यादा काम है तो राइट को ज्यादा, तो बहुत सारे इसके फैसेट निकलेंगे। ये वैसे केस ही डिसाइड करेगा बेटा, वैसे तो मेटाफोरिफिकली तो नहीं जा सकते हम इन द एयर। अब वहां उसकी अच्छा सिचुएशन बताएगी कि ये दो किडनी इधर लेके क्यों आया, है ना बेटा? हम्म तो ओके ये बॉस। हाइपोथेटिकल हो जाएगा जितना भी डिस्कशन है। हम मोटा मोटा देख ठीक सकते हैं ठीक। कि किडनी है, लेफ्ट में जगह नहीं है, राइट में दो बनाई इसने बंदे ने, और जहां जो चीज सुव्यवस्थित होनी चाहिए वो नहीं है। और भी कोई ऐसी बॉडी की स्ट्रक्चर है क्या इसकी, ऐसी इसके जीवन में कोई ऐसी हरकतें हैं कि जो वेल प्लेस्ड नहीं है, तो ये पूरा केस बताएगा, है ना? ठीक 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 चलो बॉस। ठीक है, रुके भाई यहीं। जी सर। चलो ठीक है, सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबको राम राम। राम 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 जी, सर। राम 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 सर। राम बेटा, राम राम बाबू।